आज का वीडियो आपका है जो अनिवार्य आपका प्रश्न पत्र है, यानी कि जो विषय है उस विषय का नाम है को करिकुलर कोर्स। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये क्वेश्चन पेपर के रूप में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप प्ले स्टोर जाकर देख लीजिए। प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेमेस्टर 5th वाले कंप्लीट कोर्स यदि करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन का जो है लोगो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा स्क्रीन पर। एप्लीकेशन का नाम है आपका हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स। तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर अभी डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ आपको एप्लीकेशन के अंतर्गत आपके लिए सब कुछ मिलेगा। चाहे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो, सॉल्व्ड पेपर, बहुत सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। तो सेमेस्टर 5 वाले अपना डाउनलोड करें, और साथ ही जो कोई क्लास 12th वाले हैं उनके लिए भी इंग्लिश कंप्लीट हम करा रहे हैं, उनका भी एप्लीकेशन जो है हमारी जो है बनी हुई है, उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, डाउनलोड करिए और दोस्तों में भी कराइएगा। और इसी साथ में आप क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं हमारा। तो इसमें आपका जो ह्यूमन वैल्यू इन्वायरमेंटल स्टडी है, ये पेपर आपका अनिवार्य रूप में है। ये सर आपका कैसा रहेगा, OMR सीट पर रहेगा, यानी कि OMR यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ये। तो आइए इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके कई वीडियो अपलोडेड है प्लेस्ट पे, और साथ में जो मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का प्रारूप किया हुआ है, उसे भी आप देखिएगा। तो प्लेस्ट एक बार को जरूर आप ओपन कीजिए। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आपका है मिथाइल एसोसिएट यानी कि MIC संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका भोपाल गैस त्रासदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? ये तीनों ही कारण हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है भू सम्मेलन निम्नलिखित स्थानों पे कहाँ हुआ था? तो भू सम्मेलन जो है वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें यूनिट हमने 3rd और 4 ये दोनों कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो में आपको लगभग कम से कम 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इनको आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी प्ले लिस्ट पर भी आप जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी जो ओजोन परत है वो किस चीज़ को अवशोषित करती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, क्योंकि ये हमारे स्किन से संबंधित रोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है। स्किन रोग बनते हैं, इसीलिए इसके लिए अवशोषित करने का काम है ओजोन परत का। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जौरीय ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में? तो गुजरात में जौरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। पर्यावरण के मूल घटक हैं, तो इनमें से कौन सा है? आप देख लीजिए, स्थल मंडल है, जय मंडल है, जी मंडल, वायुमंडल है, जीव मंडल है। ये तीनों ही इसके घटक हैं, इंपॉर्टेंट है, अर्थात ऑप्शन जाएगा राइट डी यानी कि दा। बृहद विविधता वाला देश क्या है? रूस है, सॉरी भारत है हमारा, क्योंकि यहाँ पे सभी विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। पेयजल की समस्या होती है, पेयजल की समस्या कब होती है? इन सभी से भूमिगत जल के स्तर में कमी होना, खारे पानी एवं प्रदूषित जल से होती है, और उचित योजना व प्रबंधन की कमी से भी होती है। क्या? पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के महान मरुस्थल को क्या कहा जाता है? जो भारत का महान मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं? देखिए, गोबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, ये हमारे इंडिया का नहीं है। ठीक है, इंडिया का मरुस्थल आपका है सा, जिसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है इसके नाम से गाड़ी भी है एक। अब लिखा है काम्बे नेशनल पार्क स्थित है। काम्बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर उड़ीसा में? तो ये स्थित है आपका वो उत्तराखंड में। ठीक है, सा ऑप्शन रह जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नगर है कौन सा है हमारे इंडिया में? तो कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, नगर है, क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है, वो प्रदूषण के कारण जो है वो नदी सूख चुकी है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, बिल्कुल बंद हो गई है, बंद हो चुकी है कानपुर नदी, जो कानपुर से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य को या किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और आपका है महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो उत्तराखंड की जो है इसी के लिए फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, तो वो है आपका जल विद्युत। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें निम्नांकित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का आपका जो संसाधन का उदाहरण है वो है जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नांकित में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती, यानी कि कौन सी मिट्टी है भारत की नहीं है? अब आपको इसके ऑप्शन लेने हैं, तो सबसे पहले ये देख लो कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए, दोमट भी हमारे इंडिया की मिट्टी है, ठीक है, लैटेराइट भी है, काली मिट्टी भी है, तो क्या बचा? लोयस बचा। तो यही मिट्टी जो है हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, तो कहाँ किया गया था? भारत का प्रथम जिस समय
प्रधानमंत्री थे हमारे जो वाजपेयी, और क्या बोलते हैं वो APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये सफल किया गया था। तो वो था आपका पोखरण में। ठीक है, काफ़ी दबाव के चलते भी इस चीज़ को सफल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल वृष्टि का सबसे का कौन सा स्रोत है? तो स्रोत है आपका इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वृष्टि का होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ है आपका सन 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पेचिस का मूल कारण क्या है? भारत में सबसे लंबी ताजे जल की झील जो है वो कौन सी है? वो है बुलर झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिंह का आवास कहलाता है? भारतीय सिंह यानी कि शेर। तो जो भारतीय शेर है जिसे बबर शेर कहते हैं, जिसके गर्दन में बाल पाए जाते हैं, वो गिरी में पाया जाता है, और गिरी जगह जो है वो आपकी है गुजरात में। जैव विविधता का संबंध है, किससे संबंध है? आपका वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से, वन्य जीवों के विविध रूपों से, पृथ्वी पर मिलने वाले समस्त प्रकार के पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों तथा पेड़ पौधों से। देखिए ऊपर तो अलग अलग पूछा गया है, यहाँ जो द वाला ऑप्शन हट जाएगा, इसमें सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली गई हैं, तो द वाला सही जाएगा। पारितंत्र प्रदर्शित करता है? पारितंत्र क्या प्रदर्शित करता है? जीव जंतु एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंध को प्रदर्शित करता है। भारत में किसको राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है? कौन सा है? इसमें मगरमच्छ है, कछुआ है, व्हेल है, डॉल्फिन है। तो जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की हुई है इंडिया की। कौन सी? डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 78% जो है हमारी पृथ्वी के वातावरण में जो है क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण में निम्न सन्निहित है? तो वो है आपकी उपरोक्त में सभी है, जल भी है, वायु भी है, और तापमान भी है। वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये नागपुर में, कोलकाता में, देहरादून में, या फिर चंडीगढ़ में? तो ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मृदा अपरदन की मात्रा आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? ढाल के जो स्वरूप पर होती है, वर्षा पर भी करती है, और मिट्टी की संरचना पर भी करती है। ये तीनों ही कारक जो हैं मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न विषयों में से संबंधित है? तो यहाँ पर दिया हुआ है प्राणी शास्त्र, भूगोल, वनस्पति शास्त्र, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, उपरोक्त में सभी दावा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी कहलाती है? तो जो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके द्वारा मिट्टी निर्मित होती है काली। ठीक है, यानी कि बाप हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र से होता है? तो वो होता है आपका सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तरंगें, भूकंप का रिएक्टर पैमाना, तीव्रता आदि मापा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कहलाती है? तो इसमें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है। तो जो समताप मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली सतह कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, वे जानवर जो शाकाहारी जानवरों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो जानवर कहलाते हैं मांसाहारी। देखिए मांसाहारी जानवर होते हैं वो जानवरों को खाते हैं जो शाकाहारी जानवर होते हैं, और शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो साग यानी कि पेड़ पौधे आदि पत्तियां खाते हैं। पृथ्वी का जो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है वो कितना है? इसका घनत्व है 5.5 यानी 5.5 है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक जो स्रोत है वो कौन सा है? वो है उद्योग एवं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है ये। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो आपका है 50%। आइए बढ़ते हैं आगे। 21% है। और अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक कौन सा है? वनस्पति है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ये सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपको मैंने बता दिया है, थार। पिछले क्वेश्चन हो चुका है एक बार। और भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मृदा की अम्लीयता व्यक्त की जाती है किसके द्वारा? पीएच मान के द्वारा हम देखते हैं। सहारा जो है, सहारा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र का। घास मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र का। जलिए देखिए सहारा क्या है? सहारा जो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? सहारा का ही है।
तो ये कि मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ये क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये जो है आपका, ये आपका दिया हुआ है कि वनस्पतियों पर है, मानव पर है, जीव जंतुओं पर है, तो ये सभी पर लागू होता है। इसका मतलब है द वाला यानी उपरोक्त वाला सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? स्वचालित वाहन, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्पादक का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है? शाकाहारी जीव है, हरे पादप हैं, मांसाहारी हैं। तो जो हरे पादप हैं ये उत्पादक का काम करते हैं। भविष्य का ऊर्जा स्रोत किसको कहा गया है? तो भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा गया है सौर ऊर्जा को, क्योंकि बाकी हमारी ऊर्जाएं हैं ये एक ना एक दिन जो है ये समाप्त हो जाएंगी। सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन जो है वो है जूट का रेशा, इसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दैनिक तापमान अधिक होता है, कहाँ होता है? रेगिस्तान में। देखिए रेगिस्तान में जो है रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्नानागार एवं शौचालय की अधिक सुविधा का कारण क्या है? यहाँ दिया गया है सीवर लाइन, विकास की समस्या और जल की अधिक खपत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फसलें प्रभावित होती हैं किसके द्वारा? ऋतु से भी होती हैं, धरातल से भी होती हैं और मिट्टी से भी होती हैं। जल के अधिक उपयोग के लिए उत्तरदायी है कौन? समरसेबल भी है, नलकूप भी है और आधुनिक जीवन की शैली। उर्वरक एवं कीटनाशक का सर्वाधिक प्रयोग करने से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, किस पर डालता है? ये उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, मिट्टी गुणवत्ता पर पड़ता है और पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसका मतलब सभी पर, इन तीनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कोहरा एक वायुमंडलीय दशा है, तो ये किसकी है? ये कौन सी ऋतु में आती है? वर्षा ऋतु में होती है, सभी ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो ये होती है शीत ऋतु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हिमपात मुख्यतः होता है, हिमपात कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। देखिए तटीय क्षेत्रों में तो हो नहीं सकता है, ना मैदानी में होगा। पठारों में क्या? पहाड़ मतलब क्या होती है? मिट्टी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ होती है, तो वहीं हिमपात होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो डाउन होता है सर्दियों में। भारतीय परंपरा में शबदाह मुख्यतः उपयोगी है, इसके लिए कृषि भूमि संरक्षण हेतु। वर्षा की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला कारक क्या है? तो वो है आपका हवा की दिशा और धरातलीय बनावट दोनों है, लेकिन यहाँ पर आपका सा वाला सही है, क्योंकि इसमें ये दोनों पूछे गए, एक नहीं हो सकता कोई। पर्यावरण को घेरे हुए है कौन? पर्यावरण को घेरे हुए है, तो कौन घेरे हुए, किसको द्वारा घेरे हुए है? तो वो है सब तरफ से घेरे हुए हम सब के लिए पर्यावरण। फिर है उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ स्थित है? तो जो लाइन सफारी है वो आपकी है इटापा मैनपुरी में स्थित है, ठीक है। जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश जी ने इसको शुरुआत कराई थी। मथुरा तेल शोधक संयंत्र का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस ऐतिहासिक इमारत पर पड़ता है? तो इसका जो पड़ रहा है वो ताजमहल पर सर्वाधिक पड़ रहा है, क्योंकि लाल किला आपका आगरा में नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि आगरा में नहीं है, आगरा फोर्ट नहीं है, तो ये ताजमहल पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका पर है, भारत पर है, यानी अंटार्कटिका पर है। अंटार्कटिका पर जो है इसका सर्वाधिक जो है निर्माण है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है आपका जल जीवशाला। अगला क्वेश्चन आपका है, जल संयोजक का संयोजन क्या है? यानी जल का संयोजन, जल का रूप क्या है? जल कैसे बनता है? तो जल का रूप है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल बनता है। कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तो कैंसर का प्रमुख कारण है तंबाकू। ऐसा नहीं है तंबाकू खाने वालों को सबको कैंसर होगा, ये भी देखा गया है, लेकिन इसके कारण सबसे ज़्यादा होते हैं रीजन। हैजा अधिकांशतः होता है, हैजा किस ऋतु में होता है? आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। हैजा मतलब कि कालरा, जिसमें व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे सर्वाधिक मतलब कि प्रदूषित नदी है। हिंदुओं के लिए भारत की सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? तो गंगा को माना गया है। भारत में तापमान की निरंतर वृद्धि का कारण क्या होगा, यानी जो परिणाम आएगा वो क्या होगा? तो इसमें समुद्र के जल में वृद्धि होगी, हिम का पिघलना शुरू हो जाएगा, सागर तटीय जो भाग हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, तो इन तीनों पर ही इनका असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में घटकों में से आप किसे पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? वायु, जल, वनस्पति। तो किसी एक घटक से पर्यावरण नहीं बनता है, तो अर्थात ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? तो जैविक घटक में आपकी ना वायु है ना मृदा है, वो है पादप, मतलब कि पौधे जो हैं वो जैव घटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मरुस्थल
जात से संबंधित नहीं है, भारतीय मरुस्थल जात से। तो भारतीय मरुस्थल जात से संबंध नहीं है, वो है क्या है, देवदार का पेड़। ठीक है। अगला है इंटरब्रीड जीवों का समूह एक निश्चित जगह पर पाया जाता है। तो कौन सी समूह है ये, तो ये है आपका जनसंख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा मिलेनोमिया यानी कि त्वचा कैंसर का कारक है। किसके कारण त्वचा कैंसर होता है, तो जो त्वचा कैंसर होता है वो ओजोन के क्षरण के कारण होता है। ओजोन परत का मतलब कि नुकसान होना वही इसका कारण बनता है। सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो जो सोलर सेल होते हैं यानी जो पैनल होते हैं हमारे, वो सौर ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर देते हैं। CFCJ का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, यानी कि इंसुलेटर में होता है, एरोसोल प्रोपोलेशन में होता है और रेफ्रिजरेटर में होता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है बायोफ्यूल। जो बायोफ्यूल है एल्कोहल, उसका सर्वाधिक जो वास्तविक रूप में मिलाया जाता है वो क्या होता है, तो होता है एथेनॉल और मेथेनॉल। निम्न में से किसको अपरदाहरी कहा जाता है, तो वो है आपका अपघटक। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वो राजस्थान में, जो कि भरतपुर जगह है वो राजस्थान में है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है ये। पारिस्थितिकी में अंतर श्रृंखला की बड़ी संख्या आपस में मिलती है, वो भोजन का जाल होता है। विश्व में जैव विविधता का तप्त स्थल की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 36। निम्न से एरोसोल की तरल अवस्था है वो क्या है, स्मोक यानी कि धुआं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है, ये दोनों हैं। कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पर जो है आपका PAN पेन और NO2 दोनों ही इसके प्रदूषक हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध किस कारण किस प्रदूषण से संबंधित है, तो ये है वायु से। निम्न से कौन सा प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है। पौधे का कौन सा भाग जल का उत्सर्जन करता है, तो वो होता है स्टोमेटा के द्वारा जल उत्सर्जित होता है। हवा में अधिकतम मात्रा गैस की पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है अधिकतम मात्रा में, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के लिए नाम से जाना जाता है, तो भारत का टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है वो है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक टाइगर बाघ पाए जाते हैं। CNG का पूरा नाम क्या है, CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का अक्षय नवीनीकरण स्रोत है कौन सा है, पेट्रोलियम, कोयला, पौधे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है अब आपकी यूनिट संख्या जो है ध्वनि प्रदूषण क्या है, डेसिबल से मापी जाती है। वाहन से निकलने वाले धुएं में जहरीली गैसें होती हैं, वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक जहरीली गैस होती है। अगला क्वेश्चन आपका है गैस जैव गैस मुख्यतः पाया जाता है, तो कहाँ पाई जाती है, ये ब्यूटेन में पाई जाती है। अम्ल वर्षा का मुख्य स्रोत क्या होता है, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 4 में है जल का प्रदूषण नियंत्रण कानून कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका सन 1974 में। ठीक है। ISO ये 14,000 क्या एक श्रृंखला है, किसकी श्रृंखला है ये, पर्यावरणीय एवं गुणवत्ता प्रबंधन उपकरण एवं प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ISO 9000 श्रृंखला के द्वारा हम स्थापन करते हैं। पर्यावरण का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पर्यावरण का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है। एजेंडा 11 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 में क्या है, अर्थ समिति रियो डी जेनेरियो से है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था ये, तो ये बना था सन 1981 में। सभी जीवधारियों के प्रति सहभाग भारत सरकार का दायित्व है, ये कथन किसने दिया है, और भारतीय संविधान की किस धारा में पाया जाता है, तो धारा 51A जी के अंतर्गत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये पारित हुआ आपका इन 1972 में। वन्य अधिनियम कब क्रियान्वित किया गया, तो ये क्रियान्वित हुआ था आपका सन 1972 में। अगला क्वेश्चन आपका है वायु प्रदूषण नियंत्रण का बचाव अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित होता है आपका 1981 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ सन 2005 में, यानी कि 2005 में हुआ। 2004 में बाढ़ आई थी गुजरात में, सुनामी। चिपको आंदोलन है किसके लिए है ये, तो ये वन संरक्षण के लिए मतलब चलाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पारित होता है 1972 में। और NGT अधिनियम कब पारित हुआ था, जिसके पारित होने का वर्ष है, यानी कि कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था सन 2010 में। भूमंडलीय तापन
क्योटो प्रोटोकॉल पारित होने का वर्ष है, कब पारित हुआ था? 1997 में। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है, किस बात से संबंधित है? इसमें वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से और शैवाल संरक्षण, इन तीनों से संबंधित है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है पर्यावरण संरक्षण दायित्व है, किसका दायित्व है? NGO भारत सरकार का और प्रत्येक व्यक्ति का भी दायित्व है। IPC संबंधित है, IPC किससे संबंधित है आपका? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से अधिनियम कारकों को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने पर विरुद्ध विवाद दर्ज कराने का प्रावधान प्रदान करता है, तो वो करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें आपका पहला सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986। कब लागू हुआ? देखो पारित होने में लागू होने में अंतर होता है, तो ये लागू होता है 19 जनवरी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 से संबंधित है, तो 25 संबंधित है, वो संबंधित है आपका नियम बनाने की शक्ति से। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम प्रावधानों के नियमों के निर्देशों का उल्लेख के लिए दंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा में क्या प्रावधान है? जो कौन सी धारा है? तो प्रावधान है आपका धारा संख्या 5। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है? अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कार्यों का। अगला क्वेश्चन आपका है पर्यावरण अधिनियम 1986 में कौन सी धारा प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने हेतु जोखिम पदार्थों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को संबंधित है? तो ये धारा 8 संबंधित है आपका। और अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए ये अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो लागू किया था सन 1974 में। अगला क्वेश्चन है जल अधिनियम 1974 को कौन सी बोर्ड रिक्तियों के संबंधित अधिनियमों या कार्रवाई को असामान्य नहीं करने से संबंधित है? तो वो है धारा संख्या 11, यानी कि 11 धारा संख्या 11 में, आर्टिकल 11 में। अगला क्वेश्चन है आपका है जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है धारा 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जल अधिनियम 1974 16 धारा वर्णन करती है, क्या करती है? केंद्रीय बोर्ड के कार्य का। अगला क्वेश्चन है जल धारा अधिनियम 1974 कौन सी धारा सदस्यों की सेवा में शर्तें लागू करती है? तो धारा संख्या 5। जल अधिनियम 1974 की धारा 12 संबंधित है, किससे संबंधित है? ये सदस्य सचिव एवं बोर्ड अधिकारी कर्मचारी से संबंधित है। अगला आपका है भारत में लागू होने वाला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा था? तो वो था जल अधिनियम। जल अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 64 धाराएं हैं जल अधिनियम के अंतर्गत। वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 29 मार्च 1981 में पारित होता है ये। और अगला क्वेश्चन है वायु अधिनियम 1981 में कौन सी धारा सदस्यों द्वारा पदों के रिक्तीकरण से संबंधित है? तो वो है धारा संख्या 9। वायु अधिनियम 1981 में कौन सी धारा बोर्ड कार्यों से संबंधित है? तो धारा संख्या 16। अगला है आपका वायु किस धारा में कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा? तो वो होगा ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण धारा की धारा जो है वो 15, धारा संख्या 15 के अंतर्गत जो है कोई भी अगर ध्वनि प्रदूषण करता है तो उसके अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ है? तो ये लागू होता है 9 दिसंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा शिकार पर प्रतिबंध लगाती है? तो शिकार पर प्रतिबंध लगाती है आपकी धारा जो है वो धारा संख्या 9, किसी भी आप जीव का शिकार नहीं कर सकते। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 में क्या प्रावधान है? 18 प्रावधान में अवधारणा की घोषणा करना, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 12 संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपकी विशिष्ट उद्देश्यों की अनुमति के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ आपका 25 अक्टूबर 1980 को। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की कौन सी धारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन एवं जुर्माने के लिए संबंधित है? तो धारा 3A यानी 3A। भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? 21 सितंबर 1927 को। अगला क्वेश्चन है मैट्रिकल प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पर मैं इसके में दिखाई दे रहा हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। क्योटो जापान के सदस्य देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, किसने? जापान ने। कब किए थे? तो वो किए गए थे आपके 1997 में।
क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्या संबंधित है? आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, यानी कि भारत में विश्व का बढ़ता तापमान, जो कि चिंता का विषय है। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त की गई? तो 2012 में। मार्टिन प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? मार्टिन प्रोटोकॉल लागू होता है 1989 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मार्टिन प्रोटोकॉल स्वीकार कब किया था? तो भारत ने जो मार्टिन प्रोटोकॉल है वो स्वीकार किया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो वो प्रोटोकॉल अपनाया गया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है? तो वो है नागोया प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपका है, नागोया प्रोटोकॉल में कितने पक्ष हैं? तो इसमें पक्ष हैं आपके 91 यानी 91। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो वो किया गया था वियना सम्मेलन, कि ओजोन के संरक्षण को बचाने के लिए और ओजोन को बचाने के लिए है। वियना सम्मेलन में पार्टियों ने कितने वर्ष में एक बार मीटिंग करने का निर्णय लिया है? तो एक वर्ष में जो है वो 3 बार मीटिंग करेंगे, ऐसा निर्णय है लिया गया है। ठीक है। स्थायी जैविक प्रदूषकों का स्टॉकहोम सम्मेलन कब प्रस्तावित हुआ, अस्तित्व में आया? तो इस अस्तित्व में आया 2004 में। और अस्थायी प्रदूषकों बेसल सम्मेलन जो है वो मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ एवं उनका निपाटन से। सीमा पार जल पाठ्यक्रम के लिए सम्मेलन अस्तित्व में आया, तो ये आया था हेलसिंकी सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई है? इसमें घोषणा की गई है 27 सिद्धांतों की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है आपकी 1974 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति कौन करता है? तो वो करता है केंद्र सरकार द्वारा होता है। केंद्र सरकार द्वारा CPCB में कितने अधिकारियों को नामित किया जाता है, यानी किया जा सकता है? तो वो 5 अधिकारी। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है अगस्त 1984 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी अगस्त 1992 में। अगला विश्व वन्यजीव कोष संस्थापक कौन है? तो वो है फरीफील्ड ओसबर्न। विश्व वन्यजीव कोष स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। ICUN, ठीक है, ये है एक संघ है। तो ये किसका संघ है? मुख्यालय इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है ये। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1982 में। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त एजेंसी है, कौन सी मान्यता एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ को मान्यता प्राप्त है। यातायात संगठन है, और इसमें कब स्थापित किया गया? इसको 1976 में बनाया गया था। जलवायु प्रदूषण अंतर सरकारी पैनल जो है ये बनाया गया था, तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1982 में। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम योजना ये कब लागू की गई? 1972 में लागू होती है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी 1961 में। अर्थ पावर योजना किस रूप में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सन 2007 में। विश्व प्राकृतिक संगठन, ठीक है, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है सन 2014 में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो संगठन कब स्थापित किया गया था? तो 1993 में। जैविक हरित विकास संस्थान ये स्थापित हुआ है सन 2010 में। अगला क्वेश्चन है, NGT का फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ने दिल्ली में पूरी राजधानी को माइक्रोन से संबंधित नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग में प्रतिबंध लगाया है, तो वो लगाया है 50। NGT ने किस नदी के बाढ़ के मैदानों में खुले शौच और अपशिष्ट फेंकने को मना किया है? तो वो है यमुना। ठीक है। 25 मार्च 2017 को पर्यावरण सम्मेलन में आयोजन किसने किया था? तो वो किया था NGT ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण इतिहास में साक्ष्य को आधे ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति के रूप में भी जाना जा सकता है, तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल जो है वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता से भी जानते हैं हम। गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे, जिसे क्या कहा गया था? जिसे कहा गया था बोधि वृक्ष। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने वाले प्रतिरूप
क्या हैं? तो वो प्रतिरूप है कॉम्पैक्ट रैडम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? ठीक है, तो ये जल प्रदूषण का है। निम्न में से कौन सा जीव मल खाता है? तो गोबर भृंग जो है वो मल खा जाता है। ठीक है। अगला है, केंद्रीय बोर्ड के कार्यक्रम कार्य किस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं जल अधिनियम 1974। लुप्त प्राय प्रजाति है, वह प्रजाति है, तो इसमें कौन सी प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का जोखिम है? वही विलुप्त प्रजाति बोली जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जाति जो है विलुप्त प्रजाति है? तो वो है डोडो। डोडो जाति है वो विलुप्त होने के कगार पर है। EMS का अर्थ है, क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। IA का क्या अर्थ है? IA का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इन्वायरमेंटल इम्प्रेशन आकलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था सन 1976-77 से। प्रभाव आकलन कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। एक, अल्पकालिक पर्यावरण संप्राता का प्रभाव आकलन की समय अवधि कितनी होती है? तो समय अवधि इनकी होती है 5 से 10 वर्ष की। EIA कितने, इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें 5 चरण होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके हैं, ये लगभग पूरे होने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक से कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कल आपका पेपर एकदम 100% पक्का हो जाएगा और बढ़िया नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो जल अधिनियम में तैयार की गई IMA के लिए उपयुक्त की जाने वाली कार्रवाई एक मुख्य कानून है। तो वो कानून है आपका सन 1974 में। IA प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? सन 1960 के दशक में। कौन सी प्रणाली IMAS या IAO 14001 के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? तो वो है IMAS। IMAS का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? अर्थव्यवस्था को कम करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ISO मानक अंकेक्षण प्रबंधन प्रणालियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है ISO 911/2018, पहला वाला ऑप्शन आ वाला है। तो इस प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।